जी बच्चों, हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने डील करना है इन दिस वन शॉर्ट लेक्चर और कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीटली जो है वो कंपैरेटिव वे के अंदर हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। चलो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है इसके हवाले से एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, आप इसको क्यों कंसीडर करते हैं कि रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बच्चों रिप्रोडक्शन जो है दैट सपोज टू बी द फंडामेंटल फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल फीचर होता है लाइफ का, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं है ना बच्चों, तो आपके पास लाइफ कभी भी प्रिवेल नहीं करेगी। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई ये जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सर्वाइवल ऑफ बच्चों दो चीज़ें आपके पास आती हैं, या तो सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन हम लोग मेंशन करते हैं या सर्वाइवल ऑफ स्पीशी मेंशन करते हैं। ये दोनों चीज़ें बच्चों हमारे पास सही होती हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन करना जो है बच्चों, ये हमारे पास काम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दैट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना। अच्छा, फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि जी भाई हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये किससे डेवलप करता है, कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से डेवलप करता है? तो ये याद रखना, मीजोडर्म एक जर्मिनल लेयर होती है, उस मीजोडर्म से इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ये उसके थ्रू बनता है। ठीक है जी, चलो अब ज़रा हम लोगों ने देखना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अगर आपके पास सवाल आए कि ये किससे डेवलप करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, दे डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों में बच्चों जेनिटेलिया को डिस्कस करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जेनिटेलिया किसके पास होता। जो मेल बॉडी है ना बच्चों, इसमें आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो मेनली दिखाई देता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब ये होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं बॉडी के। ठीक है, जबकि जो फीमेल बॉडी होती है इसमें मेनली बच्चों हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया जो है वो पाया जाता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ये हम लोग इसके साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, और इन जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर बच्चों आपको फिर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एसोसिएटेड नज़र आती। अच्छा, कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जेनिटेलिया है इसके फंक्शन बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि इसका काम है दैट इज सीमन फॉर्मेशन या सीमन प्रोडक्शन, हम लोग इसके साथ लेबल करते हैं। फिर बच्चों इसका काम होता है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मेल बॉडी में। और फिर साथ ही साथ जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों, उनकी प्रोडक्शन भी इसी के थ्रू ही हो रही होती है। तो ये मेल के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। इसमें बच्चों डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये हमारे पास टेस्टिस मौजूद हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बच्चों कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, जो कि कॉप्यूलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बच्चों इनमें डक्ट्स होती हैं, यही डक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक फ्लूइड और सीमन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है जी, दूसरी तरफ अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों, ये हमारे पास कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? बड़ा सिंपल सा है इसका, भाई हम लोग मेंशन करते हैं कि फीमेल बॉडी का काम होता है ओवा प्रोडक्शन करना। ठीक है, ओवा प्रोड्यूस करता है। फिर बच्चों ये फीमेल बॉडी की जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो भी भाई यही परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं कि फीमेल
जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी यहीं से ही हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर वेजाइना इसका मेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, और इसमें एंड पे आपको सर्विक्स दिखाई देती है। सर्विक्स वो वाला हिस्सा होता है जो कि कनेक्ट करता है यूट्रस को और वेजाइना को। और ये बच्चों जो हमारे पास थिक हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। एंड देन आपके पास ये आ जाती हैं ओवरीज जो कि कनेक्टेड होती हैं बच्चों इन ट्यूब्स के साथ। इन ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है जी। और ये फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं ये बच्चों जो ओवा होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाना वो इसका काम है, और फिर उसमें फर्टिलाइजेशन एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें जो हैं यही परफॉर्म करता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन के हवाले से कुछ कंपैरेटिव चीज़ें बहुत आसान सी हैं जिनको हम लोगों ने डील किया है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें बच्चों जेनिटेलिया के बाद हमारे पास इसमें आ जाते हैं गुनेड्स। ठीक है। गुनेड्स बेसिकली बोला जाता है सेक्स हार्मोन्स को। गुनेड्स किनको बोलते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं सेक्स ग्लैंड, सॉरी, इनको सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। जो मेल गुनेड्स होते हैं ना बच्चों ये लेबल किए जाते हैं एज टेस्टिस। जो फीमेल गुनेड्स होते हैं ये लेबल किए जाते हैं एज ओवरीज। तो टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं ये बच्चों हम लोग इसके साथ लेबल करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा। अच्छा, अब मेल जो गुनेड्स हैं या मेल टेस्टिस हैं इनके बारे में क्या चीज़ें आपने देखनी है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहला तो पॉइंट आपने याद रखना है जो दोनों के साथ ही एसोसिएटेड है कि भाई ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक पेयर के अंदर टेस्टिस और एक ही पेयर के अंदर ओवरी मौजूद होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो टेस्टिस होते हैं ये बच्चों मौजूद होते हैं आउटसाइड बॉडी। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी। बॉडी के बाहर आपको दिखाई देते हैं स्क्रोटम के अंदर। जबकि ओवरीज जो हैं ये पेल्विक पोर्शन में दिखाई देती हैं, और पेल्विक पोर्शन वो वाला हिस्सा है जिसको लोअर एब्डोमिनल पोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरीज और टेस्टिस की लोकेशन जो है बच्चों ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसमें बच्चों अगर हम लोग थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड होती हैं। जैसे इनके गैमीट्स को बनाना। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है भाई? गैमीट प्रोडक्शन। अब ये ज़रा याद रखिएगा कि गैमीट प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से एसोसिएटेड है। पहले गैमीट के नाम देख लेते हैं। जो मेल है ना भाई इसमें गैमीट्स का नाम होता है स्पर्म्स। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं। और फीमेल बॉडी के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं ओवा। ठीक है, अब ये याद रखना कि स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन होती है ना वो हमेशा नंबर्स में बच्चों ज्यादा होती है, हमेशा। जबकि ओवरीज जो हैं ये एक या दो ओवा जो है वो पर साइकिल प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो गुनेड्स है ना बच्चों ये नॉन साइक्लिक है। मतलब इसके अंदर कोई भी जो प्रोडक्शन होती है वो साइक्लिक नहीं होती, नॉन साइक्लिक है। जब तक है जहाँ ये आपके पास काम करते रहेंगे। और ओवरीज जो होती है ना बच्चों ये हमेशा साइक्लिक परफॉर्मेंस देती हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ऑयस्टर साइकिल है, इसको हम लोग इसके साथ जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी गैमीट प्रोडक्शन के हवाले से बात आएगी ना तो साइक्लिक कौन सा होता है और नॉन साइक्लिक कौन सा होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसमें बच्चों हम इसकी ना अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं स्पेस अपने लिए जनरेट कर लेते हैं। जो टेस्टिस हैं इनको ये कहा जाता है कि भाई ये हमारे पास सॉलिड बॉडीज हैं, स्मॉल ओवॉइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, दे आर सॉलिड बॉडीज, या बच्चों हम इनको बोलते हैं स्मॉल ओवॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है,
यही बच्चों सेम जो है वो टर्म हम लोग इसके लिए ओवरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवरीज जो होती है ना, ये भी आपके पास सेम इसी तरह से हम लोग इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना कि हमारे पास जो ओवरीज हैं और जो टेस्टिस हैं, इनके जो डायमेंशंस हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। चलो, अगर बच्चों मैं यहाँ पर ऐड करूँ टेस्टिस का, कि टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो टेस्टिस की लेंथ जो होती है दैट इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम लोग बच्चों इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी जो विड्थ होती है ये हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम लोग ओवरीज की बात करें तो ओवरीज की जो डायमेंशंस हैं वो भी याद रखने की ज़रूरत है। ओवरीज की बच्चों अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो ओवरीज की जो लेंथ होती है ये हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर है, ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स 4 to 5 भी इवन लिखती हैं। और अगर बच्चों हम इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ जो है ये हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर ही है। तो इसका क्या मतलब है कि काफ़ी हद तक इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है ना बच्चों, वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो फिनोमिना है ना वो आपके पास पूछा जाता है। जैसे ये टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के हवाले से एक फिनोमिना आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो स्पर्म प्रोडक्शन है इसको क्या बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों ये हमारे पास कहलाता है ओवोजेनेसिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ ओवा। ठीक है। अच्छा, फिर ना हमारे पास एक चीज़ें बच्चों याद रखना, ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स। जैसे एक टर्म आपको मिलेगी मोनार्किडिज्म। ठीक है, दैट इज मोनार्किडिज्म। ये जो बच्चों मोनार्किडिज्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इसमें जो बॉडी होती है दैट हैज़ ओनली वन टेस्टिस। ठीक है, इसमें बॉडी के पास सिंगल टेस्टिस मौजूद होता है। मेल बॉडी की बात कर रहे हैं। एक और टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म। दैट इज क्रिप्टोरकिडिज्म। ये जो क्रिप्टोरकिडिज्म होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं ना दे रिमेन इन एब्डोमेन। टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमेन, दे आर अनएबल टू डिसेंड। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान ये डिसेंड ही नहीं हो पाते। ठीक है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर डील करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेस्टिस जो हैं आउटसाइड बॉडी हैं और इनके पास होती है स्क्रोटम। ठीक है, जबकि ओवरीज जो हैं ये इनसाइड बॉडी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। जैसे भाई इसको हम यहाँ पर लेट्स से ऐड करते हैं। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये किस टेम्परेचर पे होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये हमारे पास बच्चों 1 to 2 डिग्री सी बॉडी से कम टेम्परेचर पे होती है, यानी 35 डिग्री सी के ऊपर आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस मिलेगी। जबकि ओवोजेनेसिस जो होती है ये बच्चों 37 डिग्री सी या सेम एट बॉडी टेम्परेचर हम लोग इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, ये याद रखना आपने कि ये हमारे पास किस तरह से एसोसिएटेड हैं। सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि ये आपको ना चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और डेफिनेशन भी की जाती है टेस्टिस के हवाले से, वो भी देख लेते हैं। टेस्टिस को कैसे डिफाइन करते हैं। टेस्टिस आर डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस
टिब्यूल्स, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होती हैं बच्चों, ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, ठीक है, जबकि ओवरीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है इन दोनों में ना, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो आपके पास ओवरीज हो, इन दोनों के बाहर जो है बच्चों आपको प्रोटेक्टिव लेयर जरूर दिखाई देती है, ठीक है। इनके बाहर जो है जस्ट लाइक दिस, अगर हम लोग बात करें तो देयर आर प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं। इसमें से एक तो आपके पास ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया की टर्म यूज की जाती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, ये आपको पास पेपर में भी दिखाई देगा, ये दोनों में ही दिखाई देता है, टेस्टिस हो या ओवरीज हो तो दोनों के पास जो है बच्चों ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता, ठीक है जी। तो ये बच्चों आपके पास आगे गुनेड्स। अब गैमीटोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। तो मैंने गैमीटोजेनेसिस बता दिया, मेल बॉडी के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है जी। मेल बॉडी के अंदर है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल बॉडी के अंदर इसको क्या बोलेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर बच्चों ये हमारे पास कहलाएगा oogenesis, ठीक है जी। टेम्परेचर की बात मैंने कर ली है। हाँ, सवाल एक जरूर बनता है, वो ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली कौन सा प्रोसेस है, मियोटिक प्रोसेस है या माइटोटिक है। तो बच्चों याद रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये आपके पास मियोटिक प्लस माइटोटिक प्रोसेस दोनों जो हैं वो हम इसके साथ ऐड करते हैं। जबकि oogenesis अगर कभी पूछा जाए तो इसमें सिंपल आपने बताना है कि ये भाई हमारे पास मियोटिक प्रोसेस है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मियोसिस ही नजर आती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और बच्चों oogenesis डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने इसमें कि ये किस तरह से हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, वो ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये भाई कितने ड्यूरेशन के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसमें याद रखना ये 65 से 72 डेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं स्पर्म को बनने के लिए, या इसमें 10 वीक्स की टर्म जो है वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बहुत आसान सा है, सिंपल सा, इसको याद रखिएगा। चलो, अच्छा, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक और डिफरेंस भी है कि oogenesis बिफोर बर्थ आपको दिखाई देती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंसेस हैं जिनमें बच्चों क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। चलो जी, अब जरा इसको देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसमें स्पर्मेटोगोनियम जो कि हमारे पास डिप्लॉयड बच्चों एक सेल होता है, दैट इज डिप्लॉयड सेल। इससे जो है ना टाइप ए और टाइप बी के सेल बनते हैं। जो सेल टाइप ए है ना ये बच्चों आपके पास साइड पे चली जाती है, और सेल टाइप बी जो है ये रीडिवाइड होती है, ठीक है। और इसमें बच्चों आपके पास जो है वो सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बनता है। अच्छा, यहाँ तक ना ये डिप्लॉयड है, ठीक है, यानी ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है जब आपके पास डिवाइड होगा ना बच्चों, तो इससे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों ही हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं, यानी स्मॉल एन हम इसके साथ लेबल करते हैं, एंड दिस इज लेबल्ड एज द फर्स्ट मियोसिस, या मियोसिस 1 भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं वो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, दे फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स, और बच्चों ये चारों के चारों हमारे पास क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, और इसको बोलते हैं कि जी ये हमारे पास मियोसिस 2 का प्रोसेस जो है दैट हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों पोस्ट मियोटिक चेंजेस चलती हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट मियोटिक चेंजेस। अब ये पोस्ट मियोटिक चेंजेस में बच्चों आपके पास ये जो स्पर्मेटिड है ना दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, या इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे ये, जिसको मेच्योर हम लोग स्पर्म बोलते हैं, जिसके पास टेल होती है एंड दे आर मोटाइल,
स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास मोटाइल होते हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट मियोटिक चेंजेस हैं इसको बच्चों हम लोग एक और टर्म के साथ भी यूज करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज लेबल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, बच्चों हम इसको लेबल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। आगे चलते हैं, ओवोगोनियम आपके पास है ओवोजेनेसिस में, जो कि बच्चों एक डिप्लॉयड सेल है। इसमें माइटोसिस होती है और प्राइमरी ओवोसाइट बनता है, जो कि अरेस्ट होता है एट प्रोफेज 1। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग कि जो प्रोफेज 1 है ना, ये बिफोर बर्थ है बच्चों। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये मियोसिस कंटिन्यू होगी। ठीक है, कब कंटिन्यू होगी, जब आफ्टर प्यूबर्टी हम इसको लेबल करेंगे। इसके बाद मियोसिस कंटिन्यू होती है, डिप्लॉयड से बच्चों हेप्लॉयड सेल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और साथ ही साथ इसमें बच्चों एक पोलर बॉडी जो है वो हम यहाँ पर एग्जिट करवाते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तब तक बच्चों मेटाफेज 2 के ऊपर रहेगा जब तक स्पर्म इसके पास आके अटैच नहीं हो जाता। ठीक है, और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन के साथ रिलेट करते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में भी यही आता है। स्पर्म आएगा, इसके साथ अटैच हुआ, और बच्चों ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई आपके पास। जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन एक और पोलर बॉडी निकलती है, और फर्टिलाइज्ड एग जो है बच्चों वो हमारे सामने आ जाता है, विच इज गोइंग टू बी अ जाइगोट। ठीक है बच्चों, और ये जाइगोट हमारे पास डिप्लॉयड सेल होता है। तो बहुत आसान सा है कि वो जेनेसिस के अंदर जो है, या आपके पास किस तरह से चीज़ें चलती हैं। हाँ, ये बच्चों एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि जब भी स्पर्म की और ओवा की बात करते हैं तो इनमें साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह से डिफरेंस है। और ये भी याद रखना कि ये जो आपके पास मियोसिस 1 होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन फेज। ठीक है, इसको रिडक्शन फेज, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कम हो जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, बहुत आसान है। चलो आगे चलते हैं। अब गैमीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि गैमीट स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पर्म जो है ना बच्चों, ये हमारे पास मोटाइल सेल है। ठीक है, इफ वी लेबल दिस एज स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ जो है, स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ जो है बच्चों हमारे पास मोटाइल है, हरकत करता है। ठीक है, दैट इज अ मोटाइल सेल। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कि इसके पास डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे एक तो टेल इसमें मौजूद होती है ना, इसको टेल या फ्लैजेला भी बोलते हैं। टेल या फ्लैजेला, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इसकी वजह से आती है। फिर बच्चों ये हमारे पास इसका कहलाता है मिडल पीस। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज मिडल पीस। ये जो मिडल पीस होता है, इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं जो कि एनर्जी देते हैं इसको। फिर बच्चों इसमें हमारे पास मौजूद होती है नेक, जो कि कनेक्टर है इसका हेड के साथ। और फिर हमारे पास आ जाता है हेड, और ये बच्चों कंटेन करता है, दैट कंटेन्स न्यूक्लियस। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास हेप्लॉइड होता है। और फिर बच्चों ये हमारे पास इसके एंड पे एक्रोसोम मौजूद होता है। ये एक्रोसोम जो है ये मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है। एक्रोसोम क्या है बच्चों, दैट इज मॉडिफाइड लाइसोसोम। ठीक है, इसका काम है वॉल को रप्चर करना, जो कि आपके पास एक्चुअली ओवा की होती है। ठीक है, इसमें याद रखना कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत कम होता है, दैट हैज वेरी लिटल साइटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत ही कम साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें आपको दिखाई देगा। डन, बहुत आसान से।
अच्छा, अब इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, और उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं। हमारे पास बच्चों ये जो स्पर्म है ना, इनकी कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे अगर हम लोग हेल्दी मेल की बात करें, लेट से मैं ये कहता हूँ कि एक मेल है, वो हेल्दी है, तो जो हेल्दी मेल होता है उसमें अप टू 400 मिलियन स्पर्म जो है वो बन रहे होते हैं। अप टू 400 मिलियन स्पर्म जो हैं पर डे बनते हैं। और अगर आप लोग बात करें कि हमारे पास ये इनफर्टाइल है या हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कम होंगे। इसमें बच्चों आप लोग जब इसके न्यूक्लियस की बात करते हो ना, तो उस न्यूक्लियस के अंदर ये जेंडर डिसाइडर होता है। दिस इज जेंडर डिसाइडर। जेंडर डिसाइडर से क्या मुराद है? यही है जो बताएगा कि भाई काका जी दुनिया में आएंगे या काकी जी आएंगे। अगर तो इसमें 22 ऑटोसोमल प्लस एक्स क्रोमोसोम है, तो भाई ये हमारे पास फीमेल बेबी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और अगर इसमें 22 ऑटोसोमल प्लस वाई क्रोमोसोम है, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ मेल बेबी। ये याद रखना, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है जो कि आपने यहाँ पर याद रखनी। दूसरी तरफ जब हम लोग बच्चों ओवा को रिलेट करते हैं, ओवा जो कि नॉन मोटाइल है, हरकत बिल्कुल भी नहीं करता, इसका काम होता है एक ही जगह पर पड़े रहना, दूर से इशारे करता है, आजा आजा तू है प्यार मेरा, ये स्पर्म को इशारे कर रहा होता है, और स्पर्म जो है वो भागा भागा उसके पीछे चला जाता है। अच्छा, अब इसमें जो ओवा है उसका बच्चों साइज हमें पता होना चाहिए। इसका जो साइज होता है ना, ये 120 माइक्रोमीटर हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज फॉर बिग एज दैट ऑफ स्पर्म। ठीक है, 120 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और ये हमेशा 22 ऑटोसोमल प्लस एक्स क्रोमोसोम जो है वो कैरी करेगा। इसके पास जो है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है, और ये है जो कि आपके पास मैक्सिमम ऑर्गेनेलिस जो है वो बच्चों जाइगोट में डोनेट करता है। यानी अगर कभी ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज आर कमिंग फ्रॉम मदर सेल। ठीक है, और इसमें याद रखना कि भाई हमारे पास इसकी सराउंडिंग पे ये फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं, प्रोटेक्टिव हैं। फिर यही आपके पास कोरोना रेडिएटा, सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्म और जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडिएटा बाहर है, जोना पेल्यूसिडा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को ही हम लोग मेंशन करते हैं वाइट लाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके अराउंड जो है वो पेरी वाइट लाइन स्पेस जो है वो पाई जाती है। तो ये आप लोगों ने इसके साथ याद रखना है कि स्पर्म्स आपके पास किस तरह से एसोसिएटेड है। अच्छा, एक और चीज सुनते जाओ कि हमारे पास इसमें ना कुछ सीमन के हवाले से चीजें ऐड की जाती। यानी जब हम लोग स्पर्म के रिलीज की बात करते हैं ना, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सीमन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीमन, हमेशा सीमन की फॉर्म में ये रिलीज होंगे। और इस सीमन में आपको 10% स्पर्म दिखाई देते हैं, 10% स्पर्म्स प्लस 90% जो है बच्चों वो इसमें सिक्रीशंस होती हैं। अच्छा, ये बात याद रखना कि ये जो 10% स्पर्म्स है ना, इनमें भी ये आपके पास रेंज करेगा 20 से लेकर ना 150 मिलियन तक। ठीक है, 20 से लेकर 150 मिलियन तक स्पर्म जो हैं वो इसके पास मौजूद होंगे। तो ये बच्चों हमारे पास गैमीट स्ट्रक्चर, जिसमें स्पर्म और ओवा को जो है वो हम मेनली डील कर रहे होते हैं। ठीक है, गैमीट स्ट्रक्चर के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल की तरफ। अब हार्मोनल कंट्रोल में जब भी हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो दोनों में ही बच्चों आपके पास इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे मेल के अंदर अगर हम लोग डील करें, तो मेल में इंटीरियर पिट्यूटरी से ये जो एफएसएच प्रोड्यूस होता है,
ये एफएसएच बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है दो मेन फंक्शंस के लिए। ठीक है, इसकी जो टारगेट साइट होती है वो दो तरह के सेल होते हैं। पहला, इस पे हम लोग लेबल करते हैं कि ये सर्टोलाइ सेल्स के ऊपर एक्शन करता है, सर्टोलाइ सेल्स पे, और इन इसके एक्शन से बच्चों हमारे पास इनहिबिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। देयर इज द रिलीज ऑफ इनहिबिन हार्मोन। दूसरी तरफ बच्चों अगर हम लोग बात करें एफएसएच की, तो ये जर्म लाइन सेल्स के ऊपर भी एक्ट करता है, दैट ऑल्सो हैज एक्शन ऑन जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स के ऊपर जब ये एक्शन करता है तो बच्चों दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों करवाना, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाना, ये इसका काम होता है, तो ये याद रखिएगा। और इनहिबिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, या हम लोग ये भी कहते हैं कि ये भाई इसको चेक करता है। अगर मेल के अंदर हम लोग बच्चों एलएच या आईसीएसएच की बात करें कि ये मेल के अंदर इनको इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसकी जो साइट होती है टारगेट साइट बच्चों वो हमारे पास होती है, दैट इज लाइडिक सेल्स। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं लाइडिक सेल्स, या बच्चों इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। दीज आर लेबल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये बच्चों इस पे एक्शन करता है और इससे हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल जो सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं उसको बच्चों कंट्रोल करता है। इसी तरह से फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे बच्चों आपके पास एफएसएच और एलएच आता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर एफएसएच के अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो ये बच्चों हमारे पास जर्म लाइन सेल्स के ऊपर होता है, दैट इज ऑन जर्म लाइन सेल्स, और वहाँ से बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ oogenesis, और इसी के नतीजे में फिर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। अगर इसके पैरेलल बात करें बच्चों कि हमारे पास ये जो एल होता है ये कहाँ पे एक्ट करता है, तो एल की जो टारगेट साइट होती है ये बच्चों ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स हम लोग सिलेक्टेड फॉलिकल्स को बोलते हैं। उस पे बच्चों एक्शन करके ये हमारे पास ओव्यूलेशन कॉज करता है। ठीक है, और ओव्यूलेशन के नतीजे में ही फिर आपके पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है बच्चों वो भी हो रही होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है बच्चों यहाँ पर दैट इज डक्टस सिस्टम। सबसे पहले मेल बॉडी की बच्चों अगर हम लोग डक्ट सिस्टम की बात करें तो मेल बॉडी के अंदर ये जो डक्ट सिस्टम होता है टेस्टिस का, इसमें जो स्टार्ट होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बच्चों हम लोग लेबल करते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं टेस्टिस के। दीज आर लेबल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, टेस्टिस के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पर बच्चों हम इनको लेबल करते हैं। रेटिटेस्टिस की बात करें तो रेटिटेस्टिस जो होता है ये हमारे पास नेटवर्क होता है टिब्यूल का। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। जब इन्होंने एग्जिट करना होता है ना टेस्टिस से तो बच्चों ये रेटिटेस्टिस बनता है। फिर हमारे पास आ जाती है वेजा एफिरेंशिया। वेजा एफिरेंशिया जो होती हैं ये ऑलमोस्ट 10 to 20 डक्ट्स होती हैं, और ये बच्चों हमारे पास डिस्टल पार्ट होता है रेटिटेस्टिस का, दैट इज लेबल्ड एज डिस्टल पार्ट ऑफ रेटिटेस्टिस। ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिटेस्टिस का डिस्टल पार्ट है। ठीक है, यानी दूर वाला हिस्सा होता है। फिर हमारे पास आ जाती है बच्चों एपिडिडाइमस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एपिडिडाइमस जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एपिडिडाइमस जो है ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लेबल्ड एज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, और स्पर्म की मैचुरेशन जो है वो यहाँ पर होती है। तो दो आपके पास एसोसिएशन हम यहाँ पर देखेंगे, एक स्पर्म मैचुरेशन और दूसरा बच्चों
जो स्पर्म की स्टोरेज होती है वो भी इसी के साथ बच्चों एसोसिएटेड होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये है ही है। फिर हमारे पास आ जाती है वेज डेफरेंस। वेज डेफरेंस को बच्चों हम लोग स्पर्म वेजा डेफरेंशिया भी बोलते हैं, और इसी से ही आपके पास जो स्पर्म डक्ट है वो बच्चों इनिशिएट करती है। ठीक है, इसको हम लोग जो वेज डेफरेंस होता है दैट इज लेबल्ड एज द डिस्टल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दैट इज लेबल्ड एज डिस्टल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। ठीक है, तो एपिडिडाइमस का ये डिस्टल पार्ट होता है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास बच्चों आ जाती है दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट वन, और इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स जो होती है ना वो हर टेस्टिस से बच्चों एक निकलती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेबल करते हैं दैट देयर आर टू इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। दो जो हैं वो इजैक्यूलेटरी डक्ट्स मौजूद होती हैं, और अल्टीमेटली बच्चों इन्होंने ओपन होना होता है यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूरिथ्रा को यूरिनो जेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज यूरिनो जेनिटल डक्ट। अब ये जो यूरिनो जेनिटल डक्ट है बच्चों, ये आपके पास स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ बच्चों ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर यूरिनेशन। ठीक है, अच्छा यहीं पर आप यूरिथ्रा का जो बच्चों स्ट्रक्चर है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग लेबल करते हैं, ये ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ये बच्चों यूरिथ्रा कॉपुलेटरी ऑर्गन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब में हम लोग ना डिफरेंट हिस्से इसके ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास ट्यूब है, और इस ट्यूब का जो हमारे पास बच्चों इंटीरियर हिस्सा होता है ये ऑरिफिस है, और इसके ऊपर ना एक मैस जो है वो पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज परप्यूसे। परप्यूसे, या इसको हम लोग फोर स्किन भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज फोर स्किन। और इसके बिल्कुल नीचे जो है बच्चों वो हमारे पास ग्लांस पेनिस जो है वो कहलाता है, दैट इज लेबल्ड एज ग्लांस पेनिस। और ये बच्चों हमारे पास कहलाता है ऑरिफिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस या ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं, फीमेल का जो डक्ट सिस्टम होता है, इसमें बच्चों ओवरीज के अराउंड जो है वो फिम्ब्रिये पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिम्ब्रिये क्या होते हैं? फिम्ब्रिये को याद रखिएगा कि ये बच्चों हमारे पास ना दैट इज इम्पॉर्टेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिम्ब्रिये जो होते हैं ये बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और मूव करते रहते हैं ओवरी के ऊपर। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिक करने के लिए ओवा को। इनका जो डिस्टल पार्ट होता है वो फिर हमारे पास फिलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ये जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं इनको बच्चों हम लोग लेबल करते हैं एज यूटेराइन ट्यूब्स। इनको यूटेराइन ट्यूब्स बोलते हैं, इन्हीं को ही हम लोग ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो लेबल्ड एज ओविडक्ट्स। और ये बच्चों कितने होते हैं? दो होती हैं फिलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट्स, दे आर टू इन नंबर। ठीक है, दो होती हैं, और इन्हीं के ही हम लोग डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है ओवा की वो इसके आपको प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर दिखाई देती है। सो हेयर इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, या इसको सिंगैमी बोलते हैं। सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ओके, अच्छा इसी से ही बच्चों आपके पास आगे हमारे पास इनफंडिब्यूलम दिखाई देता है। ये इनफंडिब्यूलम क्या है? अच्छा, फिम्ब्रिये और फेलोपियन ट्यूब के दरमियान ये मौजूद होता है इनफंडिब्यूलम, जो कि सिंपल कनेक्शन है। सो इसको हम लोग सिंपली लेबल करेंगे दैट इज लेबल्ड एज द कनेक्शन बिटवीन फिम्ब्रिये एंड फेलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद हमारे पास बच्चों इसी फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा दिखाई देता है जिसको हम लोग स्वॉलन पार्ट भी बोलते हैं, एंड दैट इज लेबल्ड एज एम्प्यूला। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके पास स्वॉलन पार्ट कह सकते हो। ठीक हो गया, तो ये हम लोग इसके साथ लेबल करते हैं।
अच्छा फिर बच्चों हमारे पास इसमें इस्दमस आ जाता है। इस्दमस हम लोगों ने एक दो और जगह पे भी पढ़ा है कि इस्दमस क्या होता है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये आपके पास दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के दरमियान कनेक्शन है। और ये इस्दमस जो है ये आपको मिलता है बिटवीन फेलोपियन ट्यूब, बिटवीन फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। ठीक है, तो इसके दरमियान जो है बच्चों ये हमारे पास जो कनेक्शन होता है वो उसको हम लोग इस्दमस कहते हैं। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है फंडस। अब फंडस जो है ये आपके पास यूट्रस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम लोग फंडस बोलते हैं। एंड देन आपके पास इसकी जो मेन बॉडी है यूट्रस की वो आ जाती है। यूट्रस में आप लोग ये याद रखेंगे कि यूट्रस का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये यूट्रस जो है वो आपके पास मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन जो है ना इन्वर्टेड पियर शेप में पाया जाता है, दैट इज लेबल्ड एज इन्वर्टेड पियर शेप। पियर शेप का मतलब है नाशपति शेप का होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि बच्चों ये हमारे पास अप टू 20 टाइम्स तक जो है वो स्ट्रेच कर सकता है। यानी जब बेबी इसमें आपको नज़र आएगा तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी 3 लेयर होती हैं। और वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? इसमें जो सबसे अराउंड आपको कनेक्टिव लेयर दिखाई देती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, दरमियान वाली जो मस्कुलर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको बच्चों एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये 3 आपके पास जो है लेयर्स के साथ हम लोग इसको लेबल करते हैं। आगे चलते हैं। यूट्रस की जो नेक होती है बच्चों उस पे आपको दिखाई देता है सर्विक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एरिया ब्लॉक्ड बाय प्लग ऑफ म्यूकस। ठीक है, इसको किसने ब्लॉक किया होता है? प्लग ऑफ म्यूकस ने बच्चों इसको ब्लॉक किया होता है। और ये आपके पास गेटवे भी कहलाता है, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज गेटवे ऑफ यूट्रस। ठीक है, अगर वेजाइना से हम लोग यूट्रस की तरफ मूव करें, और अगर यूट्रस से वेजाइना की तरफ मूव करें देन इट विल बी लेबल्ड एज गेटवे ऑफ वेजाइना। ठीक है, लास्ट पार्ट जो इसमें बच्चों हमारे पास आ जाता है दैट इज वेजाइना। इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। वेजाइना इज ऑल्सो लेबल्ड एज बर्थ कैनाल। अच्छा, इसी तरह से ना हम लोग यूट्रस के लिए भी टर्म यूज करते हैं दैट इज लेबल्ड एज वॉर्म। ठीक है, बच्चादानी हम इसको बोलते हैं। अब वेजाइना जो होती है ये बच्चों आपके पास ऑलमोस्ट 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ हम इसको बोलते हैं। और ये हमारे पास बच्चों ओपनिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, दैट इज द ओपनिंग। और इसी के थ्रू ही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पास आउट होना है, इसी के थ्रू ही बेबी की बर्थ जो प्रोसेस है वो बच्चों इसी के थ्रू ही हो रहा होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर लेबल करते हैं इसमें। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं असेसरी ग्लैंड्स की तरफ। तो बच्चों जो असेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पास नॉर्मली मेल के साथ जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। 3 बेसिक हैं। एक है जी हमारे पास दैट इज बच्चों सेमिनल वेजिकल। दूसरा हमारे पास होता है दैट इज प्रोस्टेट। और तीसरा हमारे पास होता है दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जो सेमिनल वेजिकल होता है दैट इज फर्स्ट टू सिक्रीट। इसकी सबसे पहले जो है वो सिक्रीशन होती है, इसको फर्स्ट टू सिक्रीट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपके पास पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द पेयर्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो सिक्रीशन होती है ये कैसी होती है बच्चों? तो इसमें याद रखिएगा कि अगर हम लोग इसकी सिक्रीशन की बात करें तो ये आपके पास शुगर रिच सिक्रीशन होती है, दैट इज द शुगर रिच, यानी फ्रुक्टोज इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रुक्टोज को हम लोग लेबल करते हैं। साथ ही साथ बच्चों इस पे ये भी मेंशन किया जाता है कि ये एनर्जी प्रोवाइडर होता है, दैट इज द एनर्जी प्रोवाइडर टू स्पर्म्स। प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट जो है बच्चों ये हमारे पास अनपेयर्ड ग्लैंड होता है, सिंगल टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसकी जो सिक्रीशन होती है वो दूसरे नंबर पे बच्चों
रिलीज होती है, इस वजह से हम इसको सेकेंड टू सिक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज सेकेंड टू सिक्रीट। और इसकी बच्चों अगर हम लोग बात करें तो इसकी ओवरऑल जो नेचर होती है वो एसिडिक सिक्रीशन होती है। ओवरऑल जो इसकी नेचर होती है वो एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि बच्चों इसमें सिट्रेट का जो लेवल है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें लेबल करेंगे। फिर हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल आ जाता है। बल्बो यूरिथ्रल जो होता है बच्चों, ये हमारे पास दैट इज लेबल्ड एज थर्ड टू सिक्रीट। इसको हम लोग थर्ड टू सिक्रीट बोलते हैं। सबसे लास्ट पे बच्चों ये सिक्रीट होता है, और इसकी बच्चों हमारे पास जो सिक्रीशन होती है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्कलाइन सिक्रीशन जो है वो लेबल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। अब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है ये आपके पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के साथ जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी जो एक्टिविटी होती है वो नॉन साइक्लिक होती है। ठीक है, जबकि फीमेल के अंदर साइक्लिक ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी साइकिल्स जो हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दैट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, थ्रू आउट चलता है, और इसमें स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो हो रही होती है। जबकि जो फीमेल की बात करें तो उसमें बच्चों आपको साइक्लिक एक्टिविटी दिखाई देती है। खास साइकिल चलेगा उसी में ही या आपके पास चलेगा। और इसके साइकिल्स दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होते हैं, एक ऑयस्टर साइकिल है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ऑयस्टर साइकिल जो होता है बच्चों, इसको हम लोग लेबल करते हैं दैट इज फाउंड इन अदर देन प्राइमेट्स। तो मैमल्स की कैटेगरी हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अलावा जो है आपको ऑयस्टर साइकिल जो है वो दिखाई देगा। इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑन हीट। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज होती है दैट इज ऑन हीट। फीमेल जो है वो हीट पे आती है एंड देन वो जेनेसिस होती है, और मैक्सिमम ओवा जो हैं वो आपके पास फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म्स के साथ। ठीक है, ये इसमें याद रखिएगा। जबकि अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये आपके पास 28 डेज में नॉर्मली हम लोग इसको लेबल करते हैं, ये कंप्लीट होता है, और दैट इज इट। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ फीमेल के अंदर जैसे उनकी एज जो है वो 45 ईयर्स से ऊपर चली जाए या 40 से 45 ईयर्स के दरमियान हम लोग मेंशन करते हैं, तो उसमें मेन्यूपॉज जो है बच्चों वो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यानी देयर इज सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हम यहाँ पर डील करते हैं। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो कि हम लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक के साथ रिलेट करते हैं। अब फीमेल बॉडी के अंदर ये साइकिल जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक साइड पे हार्मोनल और एक साइड पे ओवेरियन। या हम लोग ये भी लेबल करते हैं कि ये जो फॉर्म है ये ओवेरियन साइकिल का हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये जो है ये यूटेराइन साइकिल का हिस्सा होता है। अगर तो हम लोग ओवेरियन की बात करें तो ओवेरियन के अंदर बच्चों क्या होता है, आपके पास एफएसएच का एक्शन होता है। देयर विल बी सो मैनी फॉलिकल्स जिनको हम लोग प्राइमरी प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है वो लेबल करते हैं, जिसमें प्राइमरी ओवम मौजूद होता है। ये फॉलिकल्स बच्चों डेवलप करते हैं और आपके पास मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्म में आते हैं। रप्चरिंग होती है और ओवा जो है वो इसमें से रिलीज हो जाता है, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जो कि आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करवाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बच्चों इसमें यूटेराइन साइकिल की बात करें तो इसमें यूट्रस के अंदर चेंजेस आती हैं। जैसे इसकी जो पहली फेज होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास लेबल की जाती है एज मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। दूसरा हमारे पास कहलाती है दैट इज लेबल्ड एज सिक्रीटरी फेज। ठीक है, सॉरी सिक्रीटरी कह रहे हैं इसको, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रोलिफरेटिव फेज किसके पैरेलल होती है? जब ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज चलती है तो यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चलती है।
ठीक है। फिर आपके पास ओव्यूलेशन होती है एंड देन देयर कम्स सिक्रीशन। तो ये बच्चों आपके पास फिर सिक्रीटरी फेज जो है वो आ जाती है। सेक्रेटरी फेज जब यूट्रस के अंदर चल रही होती है तो उसी के पैरेलल आपको ओवरी के अंदर ल्यूटियल फेज जो है वो दिखाई देती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है। ठीक है। तो ओवरऑल ये जो साइकिल होता है बच्चों दैट इज 28 डेज साइकिल, और इसमें 14th डे पे नॉर्मली हम लोग ओव्यूलेशन मेंशन करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास मैक्सिमम फर्टाइल डेज हैं जिस पे मैक्सिमम चांसेस होंगे इसकी फर्टिलाइजेशन के। सो दिस इज समथिंग जो कि हम लोग इसके साइकिल के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अच्छा समटाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से एक फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज 30 डेज, तो उस पर ओव्यूलेशन कब होगी, तो 14 जो है वो उसमें से माइनस करते हैं, बाकी आपके पास आएगा दैट विल बी 16। तो 16th डे जो है इसको हम लोग लेबल करते हैं दैट इज द डे जहाँ पे ओव्यूलेशन होगी। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जब ओव्यूलेशन होती है ना तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फीमेल बॉडी का वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री सी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बच्चों इसमें क्या करते हैं, ऐसे कपल्स जो कि अनएबल होते हैं नॉर्मल प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और उसमें बेबीज नहीं हो सकते, तो उसमें स्पर्म्स और ओवा जो हैं इनको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हम लोगों ने ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी की और ओवा जो है वो पिक किया, इसको एग पिकिंग बोलते हैं। स्पर्म जो है चूंकि इजीली अवेलेबल होते हैं तो स्पर्म प्रिपरेशन और ओवा इन दोनों को फर्टिलाइज करवाते हैं वाया दिस प्रोसेस। ठीक है। इसमें इसको जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। फिर जब आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 8 to 16 स्टेज के ऊपर 16 सेल स्टेज के ऊपर इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। दैट इज़ सिंपल, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग लेबल कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं इसमें आपके पास डिफरेंट बच्चों क्वेश्चन जो हैं वो रिलेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहली जो बीमारी है इसको हम लोग बोलते हैं गन्नोरिया, और दूसरी है साइफिलिस। ये दोनों जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। जैसे अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो गन्नोरिया का कॉजेटिव एजेंट जो होता है दैट इज नेज़ीरिया गन्नोरिया। ठीक है। साइफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम अक्सर क्वेश्चन पूछा गया, स्पायरोकीट होता है। जबकि अगर हम लोग जेनिटल हर्पस और एड्स की बात करें तो इन दोनों का पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो वायरस होता है, और इस पे जेनिटल हर्पस में हम लोग हर्पस वायरस मेंशन करते हैं, और एड्स के अंदर हम लोग HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो लेबल करते हैं। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एजेंट के साथ जो है वो हम लोग लेबल करेंगे। इसमें पैथोजन में इन दोनों के अंदर बच्चों बैक्टीरिया पहले दो में, ठीक है, और अगले दो के अंदर हम लोग इसको वायरस जो है वो लेबल करेंगे। अफेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं नॉर्मली बच्चों जो गनोरिया होता है इसमें आपको ज़्यादातर नज़र आता है आई इन्फेक्शन, जो कि ब्लाइंडनेस की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। तो मेनली हम लोग इसमें आई इन्फेक्शन बर्थ के दौरान ना बच्चे को आई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। जो कि अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस की कॉज करता है। साइफिलिस की बात करें तो इसमें बच्चों लेजन्स बनते हैं, और ये अक्सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर जो है वो नज़र आता है। तो ये नॉर्मली CNS को इन्फेक्ट करता है, ये आइज़ को इन्फेक्ट करता है, बोन्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है। न्यू बॉर्न की, तो उसको हम लोग इसके साथ लेबल करते हैं। जेनिटल हर्पस की बात करें बच्चों तो इसका जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें ना पेनफुल ब्लिस्टर्स बनते हैं। देयर आर पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन जेनिटल ऑर्गन्स। जबकि एड्स जो होती है ये तो बच्चों आपके लिम्फोसाइट्स को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हम लोग मेनली हेल्पर T सेल्स जो है वो लेबल करते हैं, उसको इन्फेक्ट करती है।
ट्रांसमिट सोर्स जो होता है बच्चों, इन तमाम के अंदर जो है वो आपके पास वेरिएबल है, लेकिन नॉर्मली जो इसकी एक्टिविटी होती है वो सेक्सुअल एक्टिविटी हम लोग लेबल करते हैं, ठीक है, या इसमें सेक्सुअल फ्लूइड जो है वो लेबल करते हैं। तो दोनों के लिए बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी से ही सेक्सुअल फ्लूइड जो है वो पास आउट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लेबल करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सिंपल सा है। जो तो बच्चों आपके पास है ना बैक्टीरियल डिजीजेस, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का जो है वो इस्तेमाल होगा। सिमिलरली साइफिलिस के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होगा। और अगर हम लोग बात करें दैट इज जेनिटल हर्पस, तो इसके लिए बच्चों एंटीवायरल प्रोटीन्स जो हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एड्स के लिए जो है, एड्स के लिए भी बच्चों हम लोग एंटीवायरल प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के साथ जो है वो चीज़ों को लेबल करते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द रिप्रोडक्शन वन शॉट लेक्चर, जिसके अंदर बच्चों हमने तमाम चीज़ों को कंपैरेटिव वे के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की, ठीक है जी बच्चों। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।